आज अपन पढ़ेंगे ओशन करंट्स। लिखो, चलो 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 आ जाओ, आज का वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ओशन करंट्स या ओशन मूवमेंट्स डालो। ओशन मूवमेंट्स डालो, करंट्स भी है, ओशन मूवमेंट्स। पहले वेव समझेंगे, टाइड समझेंगे, फिर करंट समझेंगे, फर्क क्या होता है तीनों चीजों में। ये मैंने पहले भी बताया है शायद, वेव्स, टाइड्स और करंट्स का फर्क। चलो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर ओशन मूवमेंट्स। इंटरेस्टिंग है आज का। चलो, नहीं सच में इंटरेस्टिंग। मूवमेंट्स देखो, आर कैटेगराइज्ड एज, तीन टाइप के होते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। मूवमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, waves, tides and currents। ठीक है, पहला इसमें लिखेंगे वेव्स। देखो भाई लोगों, भाइयों और बहनों, तीन तरीके के मूवमेंट्स होते हैं ओशंस में। क्या क्या होते हैं? आप समुद्र पे जाते हो, एक तो होता है कि जब आप बीच पे खड़े रहते हो तो लहरें आपकी तरफ आ रही है ना, ऐसे उठ रही है जा रही है, उठ रही है जा रही है, तो वो नॉर्मल होती है, उनको क्या बोलते हैं? वेव्स। एक कई बार आप देखोगे सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, ठीक है ना, एकदम वो बोलते हैं ना, बाटा आ रहा है, बाटा आ रहा है, कभी सुना है? ज्वार बाटा। तो ज्वार बाटा इज हाई टाइड एंड लो टाइड। नहीं, ज्वार बाटा इज हाई टाइड एंड लो टाइड। तो उसमें क्या होता है, पानी एबनॉर्मली हाई और एबनॉर्मली लो जाता है, ठीक है। तो हाई टाइड में हाई जाएगा, लो टाइड में लो जाएगा। तो ये तो होते हैं तुम्हारे टाइड्स, और एक होते हैं करंट्स, ठीक है। अब करंट्स में क्या होता है, ऐसा समझो कि जैसे अपन ने विंड पढ़ा था ना, विंड क्या था? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। वैसे ही समुंदर में पानी एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और ये डायरेक्शन ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, ठीक है, बहुत फास्ट फ्लोइंग पानी है, डायरेक्शन ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? करंट्स, ठीक है। अब करंट्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक जो आपको सरफेस पे दिख रहे हैं और एक जो डीप में चल रहे हैं। मतलब क्या हुआ? एक जो आप सरफेस पे देख पा रहे हो, जैसे अपन ने पेरुवियन करंट पढ़ा था, याद है, जिसकी वजह से एल नीनो आ रहा था। तो एल नीनो वाला जो पेरुवियन करंट था, वो तुम्हें दिख ऐसे रहा है, जैसे ये तुम्हारा साउथ अमेरिका है, तुम्हें दिख ऐसे रहा है, लेकिन ये वर्टिकल नहीं है। ये साउथ अमेरिका है तो इसकी कोस्ट पे ही चल रहा है, तो कैसा करंट है ये? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है, ठीक है। वर्टिकल कब होगा? जब सपोज करो ये इक्वेटर का करंट है ना, वो नीचे आ गया, हॉरिजॉन्टली मूव करते आ जाओ, तो ये जो ऊपर वाला, ये समझो ये वाला साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहां से तुम्हारा पेरुवियन करंट गया, ऊपर गया, कुछ और करंट बना, फिर वापस आया, और अब यहाँ पे आके ये गर्म पानी था, ये ठंडा पानी है, ठंडा पानी क्या करेगा? सिंक करेगा, राइज करेगा? सिंक करेगा, तो ये पानी नीचे जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो जो पानी नीचे जा रहा है और ऊपर आ रहा है, वो तो हो गया वर्टिकल करंट। और जो तुम्हारे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, जिनके अपन नाम पढ़ेंगे, अपन ने पेरुवियन करंट एक पढ़ा था, आगे पढ़ेंगे कैलिफोर्निया करंट, कुरोशियो करंट, कैनरी करंट, मतलब गल्फ करंट, बहुत सारे हैं। तो ये सारे क्या है? हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है? करंट्स में कौन से हो गए? सरफेस और डीप। सरफेस वो है जिनके अपन नामकरण करते हैं, ठीक है, जो सरफेस पे चल रहे हैं, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, फिक्स्ड दिशा में, और बहुत तेजी से चल रहे हैं, ठीक है। अब ये भी वार्म या कोल्ड हो सकते हैं, हवाएं पढ़ी थी अपन ने, वार्म विंड्स और कोल्ड विंड्स। वैसे करंट्स कैसे हो सकते हैं? वार्म करंट्स या कोल्ड करंट्स, ठीक है। वार्म जनरली कौन से होंगे? जो नहीं, करंट तो दोनों ही हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। वार्म और कोल्ड में फर्क कैसे? नहीं, हवा नहीं है, राइज नहीं करेगी। वार्म या कोल्ड कैसे डिसाइड होगा? वार्म या कोल्ड डिसाइड होगा ट्रॉपिकल में हो या पोलर में। तो जो करंट्स इक्वेटर से निकल रहे हैं वो कैसे होंगे? वार्म करंट्स। और जो करंट्स पोल से आ रहे हैं वो कैसे होंगे? कभी नहीं भूलना है, जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि करंट वार्म है या कोल्ड है। जो ऊपर से आ रहा है वो जनरली क्या होगा? कोल्ड। और जो नीचे से निकल रहा है वो कैसा होगा? वार्म, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे सरफेस करंट्स। और डीप करंट्स जो होंगे वो कौन से होंगे? जो नीचे चल रहे हैं। भाई समुद्र में कुछ चीजें तो आपको ऊपर दिख रही हैं और कुछ चीजें आपको नीचे चल रही हैं, तो वो तुम्हें दिख नहीं रही, लेकिन वो डीप में चल रही है। पानी अगर ऊपर चला, कहीं नीचे गया, तो नीचे भी तो कुछ मूवमेंट हो रहा होगा कहीं से। तो याद है पेरुवियन करंट में वो राइज हो रहा था, नीचे से बॉटम से सारे सेडिमेंट्स लेके आ रहा था, तो वो भी तो एक करंट हुआ ना, जो डीप सी से ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा कहानी था वेव्स का, टाइड्स का और करंट्स का। अपन इसी को लिखेंगे, ओके। चलो वेव्स, फर्स्ट पॉइंट डालो। वेव्स देखो, फर्स्ट पॉइंट, फॉर्म ड्यू टू
तुम्हारे, तुम पहले नोट बनाओ। फॉर्म ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन फॉर्म ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन विंड एंड सरफेस वाटर, विंड एंड सरफेस वाटर। ठीक है, हवाएं तेज चलती हैं तो लहरें तेज हो जाती है ना, तो स्ट्रॉन्गर द विंड स्ट्रॉन्गर इज द वेव। लिखो, स्ट्रॉन्गर द विंड स्ट्रॉन्गर द विंड स्ट्रॉन्गर इज द वेव। और एक चीज बात बताओ, तुम बीच पे खड़े रहते हो तो लहरें तुम्हारी तरफ आती है, तो तुमको पानी मिल जाती है कि वो नहीं, जैसे तुम देखते हो कि बीच में आ रही है वो अपने आप डाई डाउन हो जा रही है, तो जैसे ही वो शैलो वाटर में आ रही है या बीच को टच कर रही है, दे क्विकली डाई डाउन। तो लिखो उसमें, दे क्विकली डाई डाउन ऑन रीचिंग द शोर, ऑन रीचिंग द शोर, डाई डाउन ऑन रीचिंग द शोर। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो टाइड्स। टाइड्स पे क्या लिखेंगे? rise and fall of water, rise and fall of water। ठीक है, इन अ टाइमली मैनर इज कॉल्ड एज टाइड। ठीक है, क्यों होते हैं टाइड्स, क्या रीजन है? लिखो, ग्रेविटेशनल अकरिंग कॉज ऑफ इज कॉल्ड एज टाइड। दे अकर बिकॉज ऑफ नहीं दिए इसके नोट्स अभी। दे अकर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। कौन कौन पुल कर रहा है भैया? एंड दो बॉडीज जो हमें रोज दिखती है सुबह और शाम, सन एंड मून। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। देखो, दो सिचुएशन हो सकती है, ये सन है, ये अर्थ है, और ये मून है। या तो ये स्ट्रेट लाइन में होंगे, इनका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, अर्थ यहाँ हो सकता है, मून यहाँ हो सकता है, वो उससे मतलब नहीं है। एक तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है, और एक हो सकती है जब इनमें से कोई एक ऐसा बना रहा हो। करेक्ट है, जब एक दूसरे के फोर्सेस को काट रहे हो, क्योंकि सन इधर पुल करेगा, मून इधर पुल करेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है तो हाई हाई हो जाएगा, एकदम हाई ऑफ हाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पानी जितना होना चाहिए था, नहीं ऑपोजिट नहीं है ये बेसिकली अगर तुम पानी देखोगे तो ओशन है ना, तो ओशन हर तरफ से खींच रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ओशन इधर भी जा रहा है, फिर ओशन इधर भी पुल ऑफ हो रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल हो रहा है, तो वो पुल नहीं होता ढंग से। ठीक है, तो ऐसे टाइड्स जहां पे ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आते हैं, उनको बोलते हैं नीप टाइड। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग, स्प्रिंग बोलते हैं, नीप बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड। ठीक है, और ये वाली सिचुएशन में क्या बोलते हैं? नीप टाइड। समझ में आ गया क्या? ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा एक दो पैराग्राफ दे रखे हैं स्प्रिंग टाइड पे और नीप टाइड पे। तुम टाइड का कॉन्सेप्ट समझ लो, इतना ही है। इसमें क्या हो रहा है, टाइड क्या होते हैं? जब पानी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और सन की वजह से जितना राइज होना चाहिए था उससे काफी ज्यादा राइज हो रहा है या काफी ज्यादा फॉल हो रहा है। ठीक है, जनरली बता रही हूँ, एक होता है डायर्नल टाइड। डायर्नल टाइड क्या होता है? डायर्नल टाइड होता है, एक सेमी डायर्नल टाइड होता है, और एक इरेगुलर टाइड होता है। ये तीनों शब्द लिखो, कॉपी में लिखो। अब डायर्नल इतनी बार बताया कि अब नहीं बताऊंगी, अब यह तुम्हारा होमवर्क है। लिखो डायर्नल टाइड। तुम्हें कैसे पता? लिखो डायर्नल टाइड, डायर्नल, DIURNAL, डायर्नल, 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 सेमी डायर्नल और इरेगुलर, तीन तरीके के टाइड्स होते हैं। ठीक है,
कई जगह होती है, सुनो, कई जगह होती है जहां पे पानी, जैसे सपोज करो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और ये दिन में एक बार होगा। कई जगह होगा कि ऐसा दो बार होगा, दो बार हाई और दो बार लो। जनरली जब दो बार हाई आता है तो कब होता है, जनरली बता रही हूँ 6 AM और 6 PM पे हाई आता है, और बीच में इनका हाफ हाफ कर लो, उस टाइम पे लो आएगा। ठीक है, जनरली होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसा हो, क्योंकि टाइम भी बदलता है। मैंने पढ़ा था ना, वहां पे टाइम फ्रेम्स अलग है, तो है ना। और कई जगह इरेगुलर है कि हाई आ गया लो नहीं आया, सिर्फ लो आया हाई नहीं आया, जो भी है, तो वो इरेगुलर हो जाता है। तो अब तुम मुझे कल ये बताओगे कि सेमी डायर्नल में कौन सा है और डायर्नल में कौन सा है। ठीक है, मैं नहीं, चीटिंग करते हैं बच्चे। ठीक है, सेमी डायर्नल और डायर्नल, समझ में आया। तीन तरीके के टाइड्स है। अब इसके बाद इसमें वो और लिख लो, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। टाइड यही खत्म कर देता है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। नीचे लिखो, इसमें टाइड वाले में लिखो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। भाई इतना चिल्लाएंगे मेरे लिखो स्प्रिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फुल मून और न्यू मून क्या होता है। अमावस्या और पूर्णिमा होती है, क्या होता है उस टाइम, ऐसा क्यों होता है कि मून हमें पूरा दिख रहा है। क्या होती है, ये वाली पोजीशंस होती है वो। देखो, सन तो फिक्स है, मूव कौन कर रहा है, अर्थ और मून। या तो ये कंडीशन होगी, या फिर यहाँ पे क्या आएगा, मून, और यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों ही कंडीशंस में क्या हो रहा है, या तो एक जगह फुल मून आएगा या एक जगह न्यू मून आएगा। न्यू मून का मतलब क्या होता है, नो मून, अमावस्या। दिवाली पे अमावस्या होता है ना, कोई चांद नहीं दिखता है। अरे क्या ऐसे कर रहे हो, सुना नहीं कि दिवाली पे अमावस्या होती है, तभी तो दीप जलाए थे, राम जी आए थे। जब चंद्रमा की रोशनी होती है तो दीप की क्यों जरूरत पड़ती। क्या, नहीं वो नहीं है। चलो, समझ में आ रहा है कि ये फुल मून और न्यू मून, फुल मून और न्यू मून की क्या कंडीशन होती है कि तीनों चीजें स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी टाइड्स आएंगी, हाईएस्ट, तो इनका नाम क्या था, स्प्रिंग टाइड। ठीक है, और जब ये क्वार्टर बन जाएगा ऐसे, तो पानी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल होगा तो वो क्या बन जाएंगी, नीप टाइड्स। तो होगा क्या, ये देखो, ये है तुम्हारा नॉर्मल टाइड। ठीक है, नीप टाइड कैसे दिखाओगे, समझ गए, हाई ऑफ हाई एंड लो ऑफ लो, समझ में आ गया। और स्प्रिंग, सॉरी, स्प्रिंग टाइड कैसे दिखाओगे, ये वाला। और डीप टाइड कैसे दिखाओगे, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक डायग्राम्स आल्सो। ठीक है, थैंक्स यार ठीक है, ये नॉर्मल टाइड, ये स्प्रिंग टाइड और ये नीप टाइड, बना लो। क्या फर्क पड़ता है यार, हाँ ये वाला करेक्ट है ना, फुल मून न्यू मून। बनाओ स्प्रिंग टाइड नीप टाइड, और फिर उनके बारे में एक एक पॉइंट लिख लो, टाइड यही खत्म करा देते हो तुम्हारा। अब तुम्हें खत्म करा के ही निकलेंगे अब, तुम जल्दी जल्दी पढ़ो उतना। है, फिर तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे मैम हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। किसमें आते हैं, रीजनिंग तो है ही अच्छा सब्जेक्ट। इतना सिखाते हैं बचपन में, फर्क तो किसी को कुछ पड़ नहीं रहा है। नो आइडिया यार, ये फोटो भेजना, मैं इसको गूगल एआई पर सर्च करके बताती हूँ क्या है ये। हम्म, अरे भैया न्यू मून और फुल फुल मून, अच्छा पहले ये बनाओ, एक एक चीज करो तुम, फिर आगे बढ़ते हैं।
बना लिया क्या डायग्राम? ठीक है, एक तो ये बना लो टाइड वाला कि टाइड का रिप्रेजेंटेशन है, और एक ये वाला बना लेना, एस ई और एम, या फिर एम और ई, ये कौन सा हो जाएगा? स्प्रिंग टाइड। ठीक है, और ये सन, अर्थ और मून, या फिर मून और अर्थ, ये कौन से हो जाएंगे? नीप टाइड। ये और बना लेना। जल्दी यार, कितना सा छोटा सा तो डायग्राम है ये। अब ये लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना इंग्लिश में कि स्प्रिंग टाइड में क्या हो रहा है, सन मून और अर्थ अलाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन में। ओके, और इसमें नीप टाइड में क्या हो रहा है, सन अर्थ और मून परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये अब इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, हमने डायग्राम बना लिया। ओके, अब मेरे लिए बस एक डाउट मुझे बता दो, न्यू मून और फुल मून कब आएगा इन दोनों सिचुएशन में से? अमावस्या और पूर्णिमा कब आएगी? अरे कौन सा है 15-15 दिन? स्प्रिंग टाइम नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, इधर देखो, एक डायग्राम है ये, दूसरा डायग्राम है ये, इसमें से कौन सा फुल मून है और कौन सा न्यू मून है? एक मिनट, क्या बोल रहे हो, वापस बोलना। और उल्टा बोला है, ये है और ये है, क्यों है ऐसे? बेसिक साइंस है ये। न्यू मून का मतलब क्या है, इधर देखो, न्यू मून का मतलब क्या है? अमावस्या। कोई भी मून दिख ही नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सन के रिफ्लेक्शन में मून दिख ही नहीं रहा है। हमें क्या दिखता है? मून की परछाई। मून की परछाई तब दिखेगी ना जब सनरेज रिफ्लेक्ट होके हमारे ऊपर आएंगी। यहाँ पे तो आएंगी, रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली गई? वापस सन के पास। तो हमें दिखेगा क्या मून? नहीं दिखेगा। तो इसको याद करने का तरीका याद कर लो, एस एम ई, एस एम ई, अल्फाबेटिकली उल्टा जा रहे हैं, करेक्ट है? एस फिर एम फिर ई, तो जब ये आप अल्फाबेटिकली उल्टा जाते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता। ठीक है, याद करने का यही तरीका है, मुझे भी इसलिए अभी तक याद है। एस एम ई मतलब न्यू मून, एस एम ई मतलब न्यू मून। ठीक है, याद रहेगा। एस एम ई मतलब अल्फाबेटिकली स्ट्रेट में उल्टा जा रहे हैं तो न्यू मून, न्यू मून मतलब अमावस्या, कुछ नहीं दिखेगा। और यहाँ पे क्या होगा? फुल मून। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से ऐसे सन की रेज जाएंगे और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पे तुम्हें चंद्रमा दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो एस एम ई मतलब नो मून या न्यू मून, और एस ई एम मतलब, और एस का मतलब, ई का मतलब, एम का मतलब, बना लो। ठीक है, पर दोनों ही कंडीशन में कौन सी टाइड्स आएंगी? ओके, बना लिया। अब एक चीज और देखो, अपन ने पहले एक ये वर्ड पढ़ा था, जरा बताना इसका मतलब क्या है? पढ़ा था ना? करेक्ट है, वेरी गुड। अब इसमें से फारदेस्ट और सबसे नियरेस्ट वाला, हाँ वही डेट, ठीक है।
चलो, पेरिलियन मतलब पास था या दूर था? पेरी मतलब होता है, पेरी पेरी फ्राइज खाते हो क्या? पेरी पेरी मतलब, पेरी का हमेशा याद रखना, जो चीज तुम्हें प्रिय है, ऐसे। तो जो चीज पास में है, तो पेरी मतलब पास, एपी मतलब दूर। अब एक क्यों बोल रही हूँ, अब दो नए शब्द होंगे, पेरिजी और अपोजी। लिखो इनको। देखो, स्प्रिंग टाइड्स है, न्यू मून है और फुल मून है। अब इसमें मुझे बताओ वो कंडीशन जहां पे सन अर्थ के नजदीक होगा, वहां टाइड और बड़ी नहीं हो जाएगी क्या? करेक्ट है ना? तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? पेरिलियन। और वहीं अगर सन एपिलियन में है, अर्थ से दूर है, तो टाइड थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है? वैसे ही अगर मून अर्थ के बहुत नजदीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पेरिजी। ठीक है? तो वहां पे टाइड्स बड़ी होंगी नहीं होंगी? होंगी। और अगर यही मून अर्थ से दूर हो जाए, ठीक है, तो वो कंडीशन कौन सी है? एपोजी। तो वहां पे टाइड कैसी होगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें डायनेमिक है, कोई ऐसा नहीं है कि एक चीज है और वो हो रही है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है? तो स्प्रिंग टाइड देखा, नीप, पहले टाइड देखा, फिर अपन ने स्प्रिंग टाइड देखा, नीप टाइड देखा, फुल मून देखा, न्यू मून देखा, सेमी अर्नल, डायर्नल, सेमी डायर्नल और इरेगुलर टाइड्स देखे। और अब हम क्या देख रहे हैं, उन टाइड्स में भी हाईज और लोज इफेक्ट कौन करेगा? सन और मून की रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है? तो इसके नीचे ये 4 पॉइंट्स लिख लो, पेरिलियन, अपिलियन, पेरिजी और अपोजी। समझ में आ रहा है क्या? किसी को डाउट है? पक्का? ठीक है। पेरीहीलियन, एच ई एच ई एच ई, पेरीहीलियन, एपीहीलियन, ये तो लिखा है पहले अपन ने, पेरीहीलियन और एपीहीलियन, तो पेरिजी और अपोजी ने है। और जोर से ड्रम पीटने लग गए। एनसीईआरटी के 3 पेज हो गए इसमें। बना लिया? लिख लिया? पेरीहिलियन में लिख लो, सन इज क्लोजेस्ट टू, हाँ, सन इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। एपिलियन में लिखो, सन इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ। क्या था जनरली डिस्टेंस सन का अर्थ से? 150 मिलियन किलोमीटर्स, सन का एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, जिसको हम लोग 1 AU भी बोलते हैं। याद है? और सबसे फारदेस्ट था तो 152, और नियरेस्ट था तो 147 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है? सिर्फ 147 मिलियन हो गया, 14.7 करोड़ किलोमीटर, which is quite far। हाँ, इतना ही फर्क होता है। ठीक है? फिर लिखो पेरिजी और अपोजी। पेरिजी में क्या हो जाएगा? मून इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, है ना? और एपोजी में क्या हो जाएगा? मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ। मून, पेरिजी, एपोजी। जी जहां पे आएगा मून की बात हो रही है, हीलियन मतलब सन की बात हो रही है। बताया था ना? हील, जो हीलियोस शब्द है उसका मतलब क्या है? सन। ठीक है? पढ़ाना ओशन करंट्स था, हम कहाँ फंस गए। चलो, ये पढ़ा थोड़ी है तुम लोगों ने अभी कोई सब्जेक्ट में। अच्छा, ठीक है क्या? चलो आगे बढ़े।
तो क्या हो गया अपना, वेव्स हो गया, टाइड्स हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो करंट्स। आ गए हम लोग करंट्स पे, ठीक है। करंट्स में ऐसे फ्लो चार्ट टाइप बनाना, हॉरिजॉन्टल फ्लो चार्ट टाइप बनाना, उसमें यहाँ पे लिखना हॉरिजॉन्टल, फिर इसके नीचे कुछ कुछ लिखेंगे और यहाँ लिखना वर्टिकल, ठीक है। करंट दो टाइप के हैं, कौन से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तनिष्क, अगली बार जो भी मोबाइल देखेगा उसको मैं यहाँ बिठा दूंगी चेयर पे, तो फुल रिकॉर्डिंग में हो गया। तो क्या बोला? नहीं नहीं, चेयर नीचे नहीं, फिर आएंगे नहीं ना, बोर्ड की लेंथ पे आने चाहिए ना, चेयर पे बैठाएंगे, सेटअप चेंज नहीं करेंगे। चलो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखो। हॉरिजॉन्टल करंट्स पे लिखो, क्यों अराइज होंगे, मेनली ड्यू टू, लिखो मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन विंड एंड वाटर, मेनली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल, मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन विंड एंड वाटर, ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, कॉमा कोरियोलिस फोर्स। क्या होता है भैया कोरियोलिस फोर्स? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा डायरेक्शन में जाएंगी, राइट, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट। साइक्लोन आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो कौन से डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी, एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो, और वहीं अगर एंटी साइक्लोन आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज। ये कुछ बेसिक वो है, अपन जैसे मैथ में फॉर्मूले याद करते हैं ना, वैसी चीजें कभी नहीं भूलना, ठीक है। विंड कहां से कहां मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, समझ में आया। ऊपर अगर किसी पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है हमेशा, है ना। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, हाई प्रेशर पे या हाइट पे, है ना, हाइट पे। जनरली टेम्परेचर ऊपर जाते हैं तो कम होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होगा, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो हमेशा याद होनी चाहिए। चलो, अभी इसमें लिखो हॉरिजॉन्टल में रोटेशन ऑफ अर्थ, कॉमा कोरियोलिस फोर्स, कॉमा डिफरेंस इन वाटर लेवल ग्रेडियंट, डिफरेंस इन वाटर लेवल ग्रेडियंट। क्या लिखवाए हैं ये, कुछ फैक्टर्स जो हॉरिजॉन्टल करंट्स को इंपैक्ट करते हैं। इसमें कॉमा लगा के ये भी लिख सकते हो, कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन की शेप, पानी कोस्ट लाइन के ऊपर थोड़ी भागेगा, कोस्ट लाइन के साथ साथ चलेगा, तो जैसे तुम्हारी कोस्ट लाइन की शेप है वैसे ही तुम्हारा हॉरिजॉन्टल करंट चलेगा, ठीक है। ठीक है क्या, कॉमा लैटिट्यूड डालो, लैटिट्यूड क्या डिसाइड करेगा कि वो वार्म है या कोल्ड है, समझ में आया, ठीक है। फिर वर्टिकल करंट्स में लिखो, वर्टिकल करंट्स क्यों होंगे, इधर देखो, अपन जब हवा पढ़ते थे अपन बोलते थे कि हवा ऊपर नीचे जा रही है, तो क्यों हवा राइज क्यों करती थी, कोल्ड एयर राइज करती है, वार्म एयर राइज करती है, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा था, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोल रही हूँ कि पानी ऊपर नीचे जा रहा है तो क्या डिफरेंस होना चाहिए, टेम्परेचर, और ओशन में होता है तो डेंसिटी, क्योंकि पानी में डेंसिटी भी मैटर करेगी, और डेंसिटी और टेम्परेचर, और कौन सी चीज हो सकती है पानी में, सॉल्ट्स, तो सैलिनिटी, ठीक है। तो ये तीनों डिफरेंस की वजह से क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है वाटर का, समझ में आया, क्योंकि सैलिनिटी क्या करेगी, आपकी डेंसिटी इंपैक्ट करेगी। एक बार बताना जरा, फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर में से डेंस कौन सा होता है, श्योर, बताओ लॉजिक रुक के मत मारो, लॉजिक बताओ। तो यार तुम एक बात बताओ, तुमने लॉजिक सही पकड़ा, तुमने क्या बोला, सॉल्टी वाटर में आप फ्लोट कर सकते हो, एक मिनट एक मिनट, करेक्ट है, सॉल्टी वाटर में तुम फ्लोट कर पा रहे हो,
तो सॉल्ट पानी तुम्हारे नीचे है ना, तो सॉल्टी वाटर डेंस हुआ ना, सही तो है। तुमने लॉजिक सही दिया, बिल्कुल करेक्ट सोचा इसी डायरेक्शन में कि भाई सॉल्टी वाटर में तुम फ्लोट कर पाते हो। डेड सी में लोग फ्लोट कर पा रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्ट कंटेंट है। तो इसका मतलब पानी तुम्हारे नीचे है ना, नॉर्मल वाटर में तो तुम सिंक कर जाते हो, तो इसका मतलब तुम भारी हो, पानी हल्का है। और सॉल्टी वाटर में तुम फ्लोट कर रहे हो, मतलब पानी भारी है। भारी है मतलब डेंस है, तो इसलिए सॉल्टी वाटर क्या होगा? डेंस होगा। ठीक है, तो अगर सैलिनिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ में आया? तो इसीलिए वो पानी क्या करेगा? सिंक करेगा। समझ में आया? चलो लिखो, वर्टिकल करंट्स में क्या लिखा है हमने? अभी नहीं लिखा, लिखो। अराइज मेनली ड्यू टू, arise mainly due to density difference, density difference caused by temperature and salinity changes। अब समझ में आ गया कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? टेम्परेचर एंड सैलिनिटी चेंजेस। ओके। अच्छा, टाइड्स और सुनामी में क्या फर्क है? अपन ने सुनामी पहले पढ़ा है, टाइड्स अभी पढ़ लिया। तो टाइड्स और सुनामी में क्या फर्क है? सुनामी, सुनामी क्या कंटिन्यूस अकरेंस है क्या? नहीं, सुनामी कोई इवेंट की वजह से, कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से होने वाला डिजास्टर है। पर टाइड कोई डिजास्टर है क्या? नहीं। टाइड के एडवांटेजेस क्या है? वहां पे जगह है क्या टाइड के एडवांटेजेस लिखने के लिए? ये टाइड का सिग्निफिकेंस। टाइड बुरी है अच्छी है, ये बताना जरा। ज्वार भाटा में लोग मरते नहीं है क्या? तो इफेक्ट लिखूं या इफेक्ट लिखूं? है? बताओ यार, ये तो कितनी बार हो चुका, फिर भी तुम लोग कंफ्यूज कैसे हो? करेक्ट, इफेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ टाइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बनाओ ये कॉलम, कहीं तो बनाओ। ये मेंस टाइप का क्वेश्चन है, मेंस में कभी पूछा जा सकता है। काय काश ट्रैक करते रहो क्वेश्चंस, पता लग जाएगा क्या आएगा। चलो, मुझे बताओ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ टाइड्स बताओ। टाइड से क्या होता है? क्योंकि ज्यादा पानी आएगा तो फिशेस शोर तक आएंगी, तो लिखो फिशिंग। वेरी गुड, अमेजिंग। पहला पॉइंट फिशिंग। दूसरा पॉइंट क्लीनिंग ऑफ शोर। क्लीनिंग ऑफ शोर कैसे हो रही है? तुम्हारे शोर के पास बहुत सारी गंदगी पड़ी है, करेक्ट है? ये या तो तुम खुद निकालो या फिर पानी के साथ समुद्र में चले जाए। पानी कब आएगा? जब हाई टाइड होगी। तो क्लीनिंग ऑफ शोर्स। ठीक है, तीसरा, वेरी गुड, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैसे आती है? अरे ये तो पूछा यूपीएससी मेंस में, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। कैसे होएगा इसमें? लॉजिक समझो, डायग्राम खुद बना लोगे। देखो, सपोज करो ये शोर है, ठीक है? यहाँ पे ये मोटर है। मोटर कैसे बनाओ भैया? ये पंप टाइप बना दिया मैंने, ठीक है? मोटर है, ठीक है? अब इसमें समझो यहाँ पे वो टरबाइन नहीं घुमाते क्या अपन? मोटर से वो टरबाइन घूम रही है, टरबाइन घूमते ही तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अब ऐसे सोचो कि पानी जब इधर आ गया, हाई टाइड है, तो मोटर इस डायरेक्शन में घूमेगी, टरबाइन घूमेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और जब पानी वापस जाएगा लो टाइड में, तब भी ये घूमेगी, तब इस डायरेक्शन में घूमेगी, तब भी तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हाई टाइड और लो टाइड, ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी। लेकिन टाइडल एनर्जी हर जगह ले सकते हैं क्या? नहीं तो हम जगह जगह लगाते थे, पंप लगाने में क्या है? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि टाइडल एनर्जी के लिए आपको जो मिनिमम डिफरेंस ऑफ हाइट चाहिए होता है ना, या डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, वो एक स्पेसिफिक नंबर है, और वो बहुत कम जगह मिलता है। क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, कर तो सकते हैं, बट हाई टाइड और लो टाइड का जो डिफरेंस है ना, मतलब पानी का एक लेवल होना चाहिए ना, कि उस लेवल पे ही आप इतनी एनर्जी सफिशिएंटली जनरेट कर पाओगे कि आपके पंप निकालने का खर्चा आप उसमें से निकाल पाओ। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये हर जगह नहीं हो सकती। कौन सा बे है जहाँ पे ये बहुत, मतलब टाइडल एनर्जी एक तरीके से बहुत ज्यादा फेमस है और हम वहां से यूज भी कर रहे हैं? नहीं, बे ऑफ फंडी। लिखो, बे ऑफ फंडी।
फंडी, FUNDY। अभी कल पता करके आना मैप में किधर है टाइडल एनर्जी, ठीक है क्या? तुम्हारा थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स भी स्प्रिंकल कर रही हूँ इसमें, ठीक है? तो इसमें चेक करके आना कल कि बे ऑफ फंडी कहाँ पे है, ठीक है? वहां पे टाइडल एनर्जी का प्लांट लगा है, दुनिया का आई थिंक सबसे लार्जेस्ट प्लांट है टाइडल एनर्जी का, आई एम नॉट श्योर, बट एक बार चेक कर लेना, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? तो टाइडल एनर्जी तो ये हो गया, और चौथा बताओ, चौथा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? नेविगेशन ऑफ शिप्स। जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वो शोर तक कब आएंगी? जब पानी होएगा। तो पानी कब आएगा? हाई टाइड में। तो जब भी कोई बड़े जहाजों को शोर पे लाना होता है, पहले तो वो आप देखोगे कि कई बार बड़े जहाज जो होते हैं वो शोर से थोड़ी दूर खड़े होते हैं, हमेशा शोर के पास नहीं होते हैं। पर जैसे ही कुछ ऐसे शाम का 6 बजे ऐसा कुछ होता है, फिर वो अंदर आने शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी ऊपर तक आ जाता है, नहीं तो वो नीचे मिट्टी में धंस जाएंगे ना, कैसे आएंगे वो अंदर तक? तो नेविगेशन ऑफ शिप्स, ठीक है? ऑन शोरिंग ऑफ शिप्स। समझ में आ गया क्या? चलो, तो ये तो हो गए पॉजिटिव। नेगेटिव बताओ भैया। है टाइट से, टाइट से कैसे मिनरल्स निकाल लो? मैं समझी नहीं मतलब। रिफ नहीं, मतलब तुम लोग क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव बोल रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो? अरे मतलब बोलना क्या चाह रहे हो ये बताओ। फिशेस शोर तक आ रही है? अच्छा, रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। है तो नहीं, बट हाँ इसमें देखो, जब भी ऐसा कोई पॉइंट आए ना, बहुत सारी चीजें अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है? तो रिसर्च पर्पस लिख देना है क्लास में पॉइंट, ठीक है? ये हमेशा बता रही हूँ, स्पेस के लिए भी है। जब भी स्पेस में कोई चीज आएगी तुम्हें लगे यार रिसर्च पर्पस के लिए यूज हो सकती है, टेक दो लास्ट में एक पॉइंट रिसर्च पर्पस। वो ढूंढता रहेगा अपने आप क्या रिसर्च हुई है। समझ में आया? ठीक है, दिस इज द वे टू गो अबाउट इट। लास्ट में क्या टेकना है? एक पॉइंट रिसर्च पर्पस, ठीक है? अब नेगेटिव बताओ मुझे। पीछे स्वेजल, ज्वार भाटा में लोग मरते हैं क्या? मरते हैं, कैसे मरते हैं? डूब के मर जाते हैं, तो पता नहीं होता ज्वार भाटा कब आएगा। जब इरेगुलर टाइड्स होती है और लोगों को पता नहीं होता, जैसे कई तो होता है, मैंने बताया ना डायर्नल सेमी डायर्नल, वहां पे फिक्स टाइमिंग्स है जनरली, ठीक है? तो वहां पे तो पता लग जाता है। लेकिन जहां पे इरेगुलर टाइड्स है, कभी भी आ रही है और कभी भी जा रही है, तो वहां पे क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता। तो अगर आप बीच में फंस गए उस टाइम पे, तो जनरली लोगों की डेथ भी हो जाती है। इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर, एक मेजर इंसिडेंट था। हाँ, हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है, बहुत बीचेस डेवलप्ड नहीं है इंडिया में। यूएस और ऑस्ट्रेलिया इन साइड पे जाओगे तो बीचेस काफी डेवलप्ड है। वहां पे वो लोग ऐसे मार्क्स भी लगा के रखते हैं, टाइमिंग्स भी लिखे हुए हैं प्रॉपर रिसर्च के साथ कि भाई हाई टाइड है, अब लो टाइड है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ये सब होगा। तो वही है, बनो तुम लोग कुछ करो, ठीक है? तो नेगेटिव में लिख लो, कैन कॉज डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। तो क्या है? मैंने तो बोला है हो सकता है लार्जेस्ट है, पर बे ऑफ फंडी में टाइडल एनर्जी है क्या? है, कौन सी कंट्री में? बे ऑफ फंडी कहाँ पे है? कनाडा। और सबसे बड़ा टाइडल प्लांट कहाँ पे है? फ्रांस। सबसे बड़ा लार्जेस्ट कहाँ पे है? फ्रांस। साउथ कोरिया। हाँ, तो ये नया डेवलपमेंट होगा। बन गया क्या ये कंस्ट्रक्शन में? वो देख लेना। बे ऑफ फंडी देखो, बे ऑफ फंडी क्यों बता रही हूँ, उसमें जो ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया था इसलिए बता रही हूँ। देखो, बे ऑफ फंडी में क्या है? बे क्या होता है? अपन ने कल पढ़ा था ना, बे मतलब क्या होता है? तीन साइड से बंद होगा, ठीक है? तो वो ऐसा है बे ऑफ फंडी, ऐसे लीनियर सा है, और ये तीन साइड से क्लोज्ड है। तो यहाँ पे जो टाइड आती है, अगर पानी का ये वाला हिस्सा कम हो जाएगा तो उसकी हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो जो टाइड है वो बेसिकली कैसी हो जाएगी? और लंबी हो जाएगी। तो बे ऑफ फंडी में क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोस्ट लाइन स्ट्रक्चर, इस वजह से वहां पे क्या हो रहा है, टाइड्स और ज्यादा इफेक्टिव हो रही है, और इसलिए टाइडल एनर्जी वहां से निकल पा रही है, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिफरेंस हो तो टाइडल एनर्जी निकल जाए, आपकी कोस्ट लाइन भी उसको सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है? बेसिकली बोल रहे बे ऑफ फंडी का कल देख के आना मैप पे,
उसका वो कंस्ट्रक्शन देख के आना कि कोस्ट लाइन कैसे, तुम्हें समझेगा कि टाइडल एनर्जी वहां पे ऐसी क्यों निकल रही है। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा है तनिष्क लिखवाओ। ये चीजों पे थोड़ा लुकआउट कर लिया करो, कहीं दिखे तो नोट्स में ऐड कर लिया करो, क्योंकि ये फिर ऐसे कहाँ तक ढूंढोगे। लार्जेस्ट सीवा लेक टाइडल प्लांट साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया लिख लो। अब ये देखो तुम लोग, इसकी कैपेसिटी कितनी है 254 मेगावाट। कम है ज्यादा है? बहुत कम है। थर्मल पावर प्लांट सुनते हो, ये छोड़ो, न्यूक्लियर पावर प्लांट सुनते हो। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, एक रिएक्टर में मल्टीपल, मतलब एक पावर प्लांट में मल्टीपल रिएक्टर्स होते हैं जनरली। ठीक है, अभी रशिया के प्रेसिडेंट आए थे, ये छोड़ो, रशिया के प्रेसिडेंट आए थे अभी, उन्होंने कुटनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करी थी। कहाँ पे कुटनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट? अरे तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा है, कुडन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। किसकी हेड से बनाया है इंडिया ने? रशिया की हेड से। इसको वोडा वोडा रिएक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोडा वोडा रिएक्टर्स। ये जब न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ोगे साइंस एंड टेक में, तब समझोगे कि वोडा वोडा रिएक्टर क्यों बोलते हैं। स्पेसिफिक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक वोडा वोडा रिएक्टर होता है। ठीक है, अब ये जब वो आए थे इंडिया, तो उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट की घोषणा करी, मतलब उन्होंने बोला कि इंडिया ने और रशिया ने मिलकर साथ में बनाया है, और अब हम और पावर प्लांट्स भी बनाएंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर एक ही प्लांट में मल्टीपल रिएक्टर्स होते हैं। जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक रिएक्टर से आप 110 मेगावाट से 220 या 250 मेगावाट तक जाते हो एक रिएक्टर में। तो एक प्लांट में से आप 1000 मेगावाट तक एनर्जी बना सकते हो। 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट। 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट। ठीक है, तो 254 बहुत छोटा अमाउंट हो गया ना, इसलिए टाइडल एनर्जी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है, और उस टेक्नोलॉजी को हम ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो जो टाइडल एनर्जी प्लांट्स हैं उसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है और आउटपुट कम निकल रहा है। समझ में आया? तो इसमें दो चीजें लिखो, एक तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिख लो साउथ कोरिया, और दूसरा इंडिया में चेक करके आना कि कहीं टाइडल एनर्जी का प्लांट है क्या। ठीक है, तो वो तुम्हारा साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो जाएगा। वो भी पुतिन जी बता के जाएंगे, पुतिन जी क्यों बता के जाएंगे। देख लो आपस में चीजें कितनी इंटर रिलेटेड है। अपन उसको साइलोज में पढ़ रहे हैं, पर चीजें साइलोज में चल नहीं रही हैं, चीजें सब इंटीग्रेटेड है। ठीक है क्या? एंड डेथ हो सकता है ना, डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। अब डिस्ट्रक्शन में जब भी आएगा तो इकोनॉमिक लॉस भी आ जाएगा, उसमें ह्यूमन लॉसेस भी आ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को होने वाले लॉसेस, जो आप कह रहे थे कि रिफाइनरी वगैरह को कोई नुकसान है, अगर कोई रिफाइनरी वहां पे तुमने शोर पे लगा रखी है, तुमने कोई प्लांट लगा रखा है, कोई घर बना रखा है, तो उसका भी तो डिस्ट्रक्शन होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब हो गया, ह्यूमन लॉसेस भी आ गए, इकोनॉमिक लॉसेस भी आ गए। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन में तीनों आ गए। इसको कौन सी अप्रोच बोलते हैं आंसर राइटिंग की? पेस्कल अप्रोच। क्या बोलते हैं? पेस्कल अप्रोच। जब भी आंसर्स लिखते हो, आंसर्स को लिखने का 3-4 अप्रोचेस होते हैं। ठीक है, या तो ये वाली होती है, कोई भी चीज का इम्पैक्ट पूछा, उसको बताने का तरीका क्या है, इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, फैमिली के बाद क्या होती है हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, नेशन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इंटरनेशनल। ठीक है, या फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, सोशल क्या है, कल्चरल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, और लीगल क्या है। अब इसमें एक और आ जाता है एनवायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, समझ में आया? और ये नहीं हो तो फिर जेंडर वाइज, जेंडर में मेल्स और फीमेल्स पे क्या है, और आजकल थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर क्या है? थर्ड जेंडर, अरे भाई लोगों ये क्या है? नहीं, ये है IA+ है। बताना जरा, ये बताना, L क्या होता है, G क्या होता है, B क्या होता है, T क्या होता है, Q क्वेर, I क्या होता है, I
ए प्लस, ठीक है, एलजीबीटी आई क्यू, एलजीबीटी क्यू आई ए प्लस, ये सब हो जाएगा आई से इंटरसेक्स, ठीक है। एलजीबीटी क्यू आई ए प्लस, ये कौन से हो गए, थर्ड जेंडर। तो जेंडर वाइज, कास्ट वाइज, समझ रहे हो क्या। फिर एज वाइज, एज में बच्चे, टीनेजर्स, उसके बाद अडल्ट, फिर ओल्ड एज। ये दिस इज हाउ यू राइट आंसर इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है क्या। चलो